हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को पढ़ेंगे। आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले हमें इसमें जानना होगा कि केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं और उसके बाद हम इसकी इक्वेशंस को पढ़ेंगे। देखिए, केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन के हिसाब से यह केमिकल रिएक्शंस वह प्रक्रिया होती है जिसमें कि नए सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं और साथ ही साथ नई प्रॉपर्टी भी आ जाती हैं। किसके अंदर? जो सब्सटेंस हमारा बना है उसकी नई प्रॉपर्टीज उसके अंदर आ जाएंगी। अब बेसिकली केमिकल रिएक्शंस के दौरान होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। हमने क्लास 9th में एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़ा था, तो उसमें हमने जाना था कि एटम होता है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी के बारे में जाना था। तो होता क्या है, केमिकल रिएक्शंस के दौरान में दो सब्सटेंस जो आपस में मिले हैं, मान लीजिए एक ए है और एक बी है, तो जो नई चीज़ बनकर आई है सी, वो ऐसा नहीं है कि ए और बी से कुछ नई चीज़ बन गई, नहीं, इन्हीं के एटम्स आपस में रीअरेंज हो जाते हैं। इसी के एटम्स आपस में रीअरेंज हो जाते हैं और नया सब्सटेंस यहाँ पर फॉर्म्ड हो जाता है। तो जब यहाँ पे नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया तो ये चीज़ हमने समझ लिया कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। इसके साथ साथ जब एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है तो जो नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती हैं इन दोनों से। अब इन दोनों को क्या कहते हैं, इस पर भी हम आएंगे। अब देखिए यहाँ पर है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब हमें समझना होगा कि किसे हम रिएक्टेंट कहते हैं और किसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी चीज़ें, यानी कि जो भी सब्सटेंस ने पार्टिसिपेट किया है, वो हमारा कहलाता है रिएक्टेंट्स। वो हमारा क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट्स। और जो भी बनकर आया है वो हमारा कहलाता है प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की बात हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, Mg ये सिंबल है मैग्नीशियम का, ये ऑक्सीजन। जब इन दोनों की आपस में हम रिएक्शन कराते हैं तो ये जो पार्ट है यानी कि Mg एंड O2 ये कहलाएगा हमारा रिएक्टेंट्स, और जो बनकर आया ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट। अब इसके बाद में ये 2 क्यों लगाया है इसे भी हम समझेंगे। बेसिकली फिलहाल में हमने क्या समझा यहाँ पर कि रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं और प्रोडक्ट्स किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स जो कि केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर है सोरिंग ऑफ मिल्क। देखिए, मिल्क अगर हम घर में मिल्क दूध को रखते हैं तो थोड़े टाइम के बाद में खट्टा हो जाता है। या हम इसका एक और एग्जांपल की बात करें, मिल्क से कर्ड बन जाना, तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, हमारा केमिकल रिएक्शन। हमारे बॉडी में जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, तो ये डाइजेशन प्रोसेस भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जब भी हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो हम किसी सब्सटेंस की रिएक्शन कराते हैं। तो बर्निंग के दौरान क्या होता है, कंबसन, और कंबसन में हमें किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, कंबसन रिएक्शन भी है एक तरीके से। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल में हम क्या देखते हैं कि जो हमने सब्सटेंस लिया है उसे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराते हैं और नया सब्सटेंस वहाँ पर फॉर्म हो जाता है, जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले यानी कि रिएक्टेंट से भी अलग होती है। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों रब किया जाता है बिफोर कैरिंग आउट फॉरवर्ड दिस एक्टिविटी। यानी कि जब हम मैग्नीशियम की रिबन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो उससे पहले मैग्नीशियम की रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो साफ इसलिए किया जाता है ताकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट हो गई है ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के दौरान, वो वहाँ से हट जाए, इसीलिए हम इसे सैंड पेपर से रब भी करते हैं। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, हाउ डू वी नो अबाउट केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस और नॉट, कि हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। देखिए, हमने इससे पहले क्लास 8th में एक टॉपिक आता था फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। आप सभी जानते होंगे फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंस होते हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि फिजिकल चेंजेस वह चेंजेस होते हैं जिसमें कि हम जो हमारा सब्सटेंस बनकर आया है उसे हम वापस से पुनः उसी तरीके से बदल सकते हैं। यानी कि अगर हमने ए को बी से रिएक्शन करा के सी बना लिया, तो अगर हम इस सी से वापस ए और बी की तरफ जा सकते हैं तो ये हो जाता है हमारा एक फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल की बात करें, पानी का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर हमने उसे ठंडा कर दिया वो बर्फ़ बन जाता है, वापस से गर्म करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा वापस से पानी बन जाता है।
ये हो जाता है हमारा फिजिकल चेंज। और हम केमिकल चेंज की बात करेंगे तो केमिकल चेंजेस वे चेंज होते हैं जो कि रिवर्ट बैक नहीं हो सकते, यानी कि जो नया सब्सटेंस बना है उसे हम वापस से सिंपल एक्टिविटी के थ्रू उसे वापस उसी फॉर्म में नहीं ला पाते। तो ऐसे चेंजेस होते हैं हमारे केमिकल चेंजेस। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई भी है या नहीं? तो देखिए यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, इसके कैरेक्टर्स को ले रखा है। सबसे पहला कैरेक्टर हमारा इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, यानी कि यदि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई गैस का इवोल्यूशन होता है तब हम कहेंगे कि वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जिंक के ग्रेनुल्स यानी कि छोटे छोटे टुकड़े ले रखे हैं जिंक के, और यह है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमने इन दोनों की रिएक्शन कराई, बनकर आया ZnSO4 प्लस का H2 ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। और ये सिंबल जो डिनोट करता है, यानी कि ऊपर की तरफ अगर ये सिंबल है इसका मतलब यह लिबरेट हो रही है, यानी कि ये गैस है। अगर यहीं पे सिंबल, जैसे कि सिर्फ सिंबल की बात करें तो देखिए ये डाउन में है, इसका मतलब है कि यह ऐसी चीज़ है जो कि नीचे सेटल डाउन हो रही है। ऊपर सिंबल यानी कि ये इवॉल्व हो रही है, यानी कि ये उड़ जाएगी, ये गैस के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। डाउन की बात करें तो ये प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करता है, सॉलिड फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसा कि पहला हमने बोला कैरेक्टर इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, यानी कि यदि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस का इवोल्यूशन होता है, या हम ये कहें कि किसी रिएक्शन के दौरान गैस इवॉल्व होती है, तो दैट रिएक्शन कॉल्ड भी केमिकल रिएक्शन। अगला क्या है इसका कैरेक्टर, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, यानी कि प्रेसिपिटेट का बन जाना। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो देखिए प्रेसिपिटेट वह सॉलिड प्रोडक्ट होता है। यह क्या है, एक सॉलिड प्रोडक्ट है जो कि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान आसानी से सेपरेट आउट हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब हमने इसकी रिएक्शन कराई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, बनकर के आया है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब ये जो सिंबल है अपने आप में ये सिंबल डिनोट करता है कि यह जो भी चीज़ बनकर आई है यह इस गिवन सब्सटेंस के अंदर नीचे की तरफ ये सेटल डाउन हो गई है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से सॉलिड प्रोडक्ट हो गया जो कि इस रिएक्शन के दौरान बनकर आई है। तो इसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और ये H2O यानी कि लिक्विड फॉर्मेशन में वाटर हमारा यहाँ पे अलग से नज़र आएगा। तो हमें क्या समझना है, सिर्फ यही समझना है कि कैसे पता चलेगा कि गिवन रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन हुई भी है या नहीं। देखिए गैस अगर इवॉल्व हो रही है तब प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, यानी कि प्रेसिपिटेट का बन जाना, सॉलिड प्रोडक्ट का बन जाना और नीचे सेटल डाउन हो जाना। चेंज इन स्टेट, अब देखिए चेंज इन स्टेट की अगर हम बात करें तो चेंज इन स्टेट भी अपने आप में क्या बताता है, केमिकल रिएक्शन के होने को बताता है। अब देखिए कैसे बताता है चेंज इन स्टेट में, तो अगर हम एग्जांपल लें कैंडल का, कैंडल क्या है, अगर हम बात करें वैक्स का तो देखिए वैक्स क्या है, सॉलिड होती है। कैंडल को जब हम बर्न करते हैं तो ये कैंडल वैक्स है क्या, ये एक्चुअल में कार्बन प्रोडक्ट्स हैं। ये एक्चुअल में क्या होते हैं, कार्बन प्रोडक्ट्स, या हम ये कहें इन्हें इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं ये एज अ फ्यूल है हमारे लिए। तो जब हम इन फ्यूल को बर्न कराते हैं, यानी कि यहाँ पे कंबसन कराते हैं, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हमने जाना है कि कैंडल को जब तक ऑक्सीजन की प्रेजेंस वहाँ पर नहीं होगी तब तक हम उसे बर्न नहीं करा सकते। तो आफ्टर बर्निंग के बाद होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल जाती है, क्योंकि देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ में अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। इसके साथ में वाटर के वेपर्स भी बनेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ से, जो सॉलिड प्रोडक्ट था यानी कि वो किस में चेंज हो गया है, वह हमारा गैसियस प्रोडक्ट में चेंज हो गया, और या हम यहाँ पर ये कहें कि लिक्विड फॉर्मेशन यानी कि वेपर की फॉर्म में यह आउट हो गया। तो ये भी क्या हुई, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने मोमबत्ती को जलाया उसके बाद में वापस से ये वैक्स को अगर हम इकट्ठा कर लें दोबारा जलाएं तो वही चीज़ हमें मिलेगी, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि कार्बन जो है वो एज अ फ्यूल था और वहाँ से वो गायब हो चुका है। फोर्थ की बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज इन कलर। अब इस कलर के बारे में हम आगे समझेंगे कि कैसे रिएक्शन में हमने कलर वाली इक्वेशंस को जहाँ पे मैंने लिखा होगा वहाँ पर हम इसे जानेंगे। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह हमारे लिए चेंज इन टेम्परेचर। देखिए चेंज इन टेम्परेचर में हमें क्या समझना है, थर्म बोला जाता है टेम्परेचर को ही। अब यहाँ पर थर्म में लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, यानी कि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक्सो का मतलब होता है आउट और एंडो का मतलब होता है इन, यानी कि यदि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान
यानी कि अगर हम ऐसा कहें कि किसी रिएक्शन के दौरान अगर हीट आउट होती है, यानी कि लिबरेट होती है, निकलती है, बनती है, प्रोड्यूस होती है, तो ऐसी रिएक्शन हमारी कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जो अगर हम बात करें कि सपोज हमने एक टेस्ट ट्यूब ली और उसमें 2 रिएक्टेंट्स को मिलाया, हो सकता है कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें फील होगा, हमारे हाथ में वो टेम्परेचर फील होगा। तो ऐसी रिएक्शन होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा एक और रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। उसमें क्या होता है कि किसी ए और बी के मिलने से, यानी कि रिएक्टेंट्स के मिलने से, वह रिएक्शन इस प्रकार से होगी कि वो हीट एब्जॉर्ब करेगी। और जब कोई भी सब्सटेंस हीट को एब्जॉर्ब करता है तो वह उसके टेम्परेचर को कम कर देता है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं। रेफ्रिजरेटर में हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम बाहर से कोई भी सब्जी लेकर आते हैं, कोई भी सब्सटेंस लेकर आते हैं और उसे फ्रीजर में रख देते हैं या फ्रिज में रख देते हैं, तो इस सब्सटेंस से हीट निकल जाती है। जब हीट इसमें से निकल जाएगी तो ये सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हीट इन एब्जॉर्ब। तो जब किसी सब्सटेंस में से हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो उस सब्सटेंस को वो क्या कर देगी, ठंडा कर देती है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करेंगे कि कौन सी एंडोथर्मिक होती है, कौन सी एक्सोथर्मिक होती है। इसके बाद में बात करते हैं, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों शब्दों के मीनिंग को अच्छे से समझ लीजिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है लाइम और क्विक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2 नेगेटिव। इसलिए ये दोनों आपस में मिलकर बना लेते हैं CaO, जिसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, कैल्शियम का C बड़ा होता है, A छोटा और O बड़ा होगा। तो इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस तरीके से बनेगा, ये हमने क्लास 9th के टॉपिक में अच्छे से समझा है। यहाँ पर कैल्शियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 नेगेटिव। तो इस तरीके से ये फॉर्मेशन हो जाती है। तो नाम हमें क्या याद रखना है, इसके नेम को याद रखना है। अगर हम केमिकल नेम की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन नेम की बात करें तो लाइम और क्विक लाइम, और इसे हम बोलते हैं स्लेट लाइम। अब बात करते हैं रिएक्शन की। तो देखिए, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ ही साथ यह रिएक्शन हमारी कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यानी कि गिवन रिएक्शन कराने के दौरान यह टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा, हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो जहाँ पर हीट आउट होगी, प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो दोज रिएक्शन कॉल्ड भी एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहीं पर अगर हम एग्जाम्पल लें बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड का, तो देखिए क्या बना, बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर यहाँ पर बनेगा। तो ये जो गिवन रिएक्शन है, ये बेसिकली क्या हो जाता है, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है। तो यदि टेस्ट ट्यूब ठंडी होती है, यानी कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, तो ऐसी रिएक्शन हमारी कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यह समझना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल आपके पास में होना चाहिए, एंडोथर्मिक का भी एक एग्जाम्पल आपके पास में होना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस, कि केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल के फॉर्म में, या हम फॉर्मूला बनाकर उसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन से बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर हम इसे इस तरीके से लिखें, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसी चीज को हमने यहाँ पर सिंबल और फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने फॉर्मूले और सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए गिवन रिएक्शन को हम यहाँ पर साइड में कुछ और मेंशन करते हैं। जैसे कि S यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है सॉलिड है मैग्नीशियम, G रिप्रेजेंट कर रहा है यानी गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन, और जो बनकर आया वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि मैग्नीशियम की रिबन को रब क्यों करा जाता है सैंड पेपर से, ताकि उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की है उसे हटाया जा सके। जो यहाँ पर पार्टिसिपेट किए उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो बनकर आए उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी एक से अधिक हो सकते हैं, इसीलिए इसे प्रोडक्ट्स भी हम कहेंगे। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया, अगर किसी गिवन रिएक्शन में कोई चीज़ लिबरेट हो रही है गैस, तो उसे हम इस सिंबल से प्रेजेंट कराते हैं। यदि कोई पीपीटी फॉर्म हो रही है, प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट में बोल देते हैं पीपीटी, सॉलिड सब्सटेंस जो कि हमारा डिजॉल्व नहीं हो पाता है और वो सेटल डाउन हो जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट।
तो उसे इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हम आते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हम बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करा जाए। उससे पहले जानते हैं कि बैलेंस करने की नीड क्यों है, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें इसे बैलेंस करना पड़ता है। तो क्लास 9th में ही चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल में था हमारे पास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा यह कहता है कि यदि हमने ए और बी, जैसे कि यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को हमने रिएक्शन कराया, जितना मास हमने यहाँ पर रिएक्टेंट का लिया उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये इक्वेशन बैलेंस है, यानी कि जो हमने लिया वही हमारे पास में बनकर आ गया। क्योंकि देखिए हम इसमें जो जो मिलाएंगे उससे वही चीज़ बनेगी, सिर्फ क्या हो रहा है एटम्स का रीअरेंजमेंट। तो मास तो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन रिएक्शन के दौरान अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हम यहाँ पर पाते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं होती। अब रिएक्शन बैलेंस नहीं होती, जैसे कि अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, या हम ये कहें कि ऑक्सीजन है यहाँ पर O2, और जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन का देख रहे हैं तो सिर्फ O है, यानी कि एक ही पार्ट है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं O2 है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर मिस्टेक है। इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा ताकि हम इस लॉ को फुलफिल करा सकें, यानी कि इस लॉ को हमें क्या करना है, अपने इस गिवन रिएक्शन में अप्लाई भी कराना है, यानी कि मास को हमें कंजर्व ही दिखाना है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंसिंग की आवश्यकता पड़ती है। किस तरीके से बैलेंसिंग होती है इसे समझते हैं। देखिए हम एक तरफ लिखेंगे रिएक्टेंट, एक तरफ लिखेंगे प्रोडक्ट। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ जिंक एटम्स, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के एटम। अब देखिए यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो जिंक कितना है 1 रिएक्टेंट साइड में, हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 4। अब हम आते हैं प्रोडक्ट साइड में। देखिए जिंक कितना है 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है देखिए 4, और हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो गिवन रिएक्शन पहले से ही बैलेंस्ड फॉर्म में दे रखी है। यहाँ से हमें यह समझ में आता है कि किस तरीके से रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, यानी कि इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद कैसे कैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को यहाँ पे प्लेस करना है। अब अगले एग्जाम्पल में समझेंगे कि हमें कैसे बैलेंसिंग करनी है। उससे पहले एक दो चीज़ें जो हमें समझनी है वो ये, मान लीजिए कि H2SO4 किसी कारण से मुझे यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर को बढ़ाना होगा, तो यहाँ पर हम क्या नहीं कर सकते उसे जान लेते हैं। हम कभी भी इस 2 की जगह 4 नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो बेस फॉर्मूला है उसे हमें चेंज नहीं करना, हम सिर्फ इसके नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर क्या था 2 दे रखा था H2SO4, कभी भी हम यहाँ पर 2 की जगह 4 नहीं कर सकते, इस 4 की जगह 1 2 कहीं पर भी चेंज नहीं कर सकते। इस पूरे में अगर हमें SO4 को बढ़ाना हो तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो ये भी हमारे लिए गलत होगा। हम कर क्या सकते हैं इसकी बात करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे चेंज कर सकते हैं, हम इस पूरे फॉर्मूले में कोफिशिएंट को चेंज कर सकते हैं। इस कोफिशिएंट को इस गिवन फॉर्मूले में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ना ही इसके आगे ना ही इसके पीछे, किसी भी नंबर में। जैसे यहाँ पे अगर 2 लिखा है तो 2 ही रहेगा, हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब अगर हमने H2SO4 में मान लीजिए यहाँ पर 2 लगा दिया, तो यहाँ का ये कोफिशिएंट जो 2 है ये इन सभी के नंबर्स को भी चेंज कर देगा। पहले यहाँ पर हाइड्रोजन 2 थे, लेकिन अब 2 × 2 4 हो जाएंगे। पहले सल्फर 1 था और इस 2 के लगने से इस पूरे के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो सल्फर अब कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2। ऑक्सीजन जैसे कि यहाँ पे 4 था तो 4 × 2 8। तो इस तरीके से हमारे ये नंबर्स बदल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें किस तरीके से फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना है, हम सिर्फ इसके कोफिशिएंट को इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगली रिएक्शन पे और इसे हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगला क्या है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का यहाँ पर हो गए, लेकिन एटम कितने हैं 2। हम ध्यान से देखिएगा यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ एटम्स, तो मॉलिक्यूल भले ही ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, लेकिन एटम कितने हैं 2 एटम से मिलकर बना है, इसीलिए डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया ये। अब देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 है। अब देखिए हाइड्रोजन पहले से बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। किस तरीके से बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं। तो अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। तो हमें जैसे ही हमने यहाँ पर 2 पुट करा तो 2 हमें यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर 2 पुट कर दिया, अब वापस से हम देखेंगे कि क्या हमारे रिएक्टेंट साइड में कोई चेंज हुआ है, तो बिल्कुल भी नहीं, रिएक्टेंट अब भी वही है। लेकिन प्रोडक्ट की बात करें तो देखिए ऑक्सीजन भले ही है 2 हो गए हैं, लेकिन अब हाइड्रोजन की संख्या 2 से कितनी हो गई है, 4 हो चुकी है। इसका मतलब है कि अब ये चेंज हो गया। तो देखिए प्रोडक्ट में अगर हाइड्रोजन के एटम 4 है तो रिएक्टेंट साइड में भी सेम ही होने चाहिए, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, 2 × 2 4। और जो 2 है वो हम यहाँ ना लगा के, ध्यान रखिएगा इस 2 को हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमें कहाँ पे वैल्यू चेंज करनी होगी, हमें वैल्यू चेंज करनी होगी कोफिशिएंट में। तो 2 हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, तो 2 × 2 4। अब देखिए हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन के एटम 2 हो गए, और यहाँ पर भी सब बैलेंस हो गया। अब अगर हम इसके मास की बात करें तो मास भी यहाँ पर बिल्कुल सेम ही होगा। कैसे, उसे देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन के एटम का मास की बात करें तो 1, और ये जो एटॉमिक मास की हम बात कर रहे हैं ये एटॉमिक मास यूनिट है, जो कि हमने क्लास 9th में समझा था। कार्बन के C12 एटम से जब हम इसे कंपैरिजन करते हैं तब ये मास निकल कर आता है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम के ये मास नहीं है। कौन सा मास है ये रिलेटिव मास है। किससे रिलेट करा है हमने, यह हमने कार्बन 12 एटम से रिलेट करा है। तो इसका मास कितना है, हाइड्रोजन का 1, लेकिन ये टोटल कितने हैं, 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए ऑक्सीजन का मास की बात करें तो यहाँ पर हो जाता है 32, 16 × 2 32। ऑक्सीजन 16, 16 और 2 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 36। अब देखिए ये बैलेंस्ड है, यानी कि 4 + 32 यानी कि 4u 32u गिव्स यू 36u। इस तरीके से ये बैलेंस फॉर्म में आ गया, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ। जितना हमने यहाँ पर रिएक्टेंट लिया था उतना ही यहाँ पर प्रोडक्ट बनकर आया है। अब हम आते हैं अगले रिएक्शन पे। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका मैंने आपको कॉमन नेम भी बताया था जिसे हम क्या कहते हैं, स्लेक लाइम। 2 लाइम हमने पढ़े हैं, क्विक लाइम और स्लेक लाइम। तो देखिए अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें मुझे क्या बताना है, इस एक्वस के बारे में बताना है। एक्वस क्या होता है, तो देखिए AQUEOUS, एक्वस में ये जो वर्ड है एक्वा, इसका मतलब है वाटर, यानी कि वाटर के साथ में ये डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद है, तब बनेगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में। G मतलब गैस हो गया, S मतलब सॉलिड हो गया, L मतलब लिक्विड फॉर्म में हो गया। तो इस तरीके से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे सामने यहाँ पर दे रखा है। अगर हम इसके एटम को काउंट करें तो ध्यान से देखिएगा कैल्शियम कितना है, 1। यहाँ पर भी कैल्शियम कितना है, 1। पहले अब हम ऑक्सीजन को काउंट करते हैं। देखिए ये O और H पूरे के साथ में होल ब्रैकेट है, इसका मतलब है ऑक्सीजन के भी 2 एटम है और यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 2। तो ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हो गए, 2, और 2 यहाँ पर है, यानी कि 4। यहाँ पर देखें तो 3 और 1 4, ये भी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन के एटम देखें तो देखिए 2, यहाँ पर भी 2 हैं। कार्बन का 1 है, यहाँ पर भी देखिए कार्बन का 1 है, यानी कि ये गिवन रिएक्शन पहले से ही बैलेंस्ड फॉर्म में दे रखी है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या था, इस एक्वस का मतलब समझना। अब हम आते हैं अगली रिएक्शन पे, C+O2, यानी कि ये कौन सी रिएक्शन है, कंबसन रिएक्शन हुई। C मतलब कार्बन, कार्बन एज अ फ्यूल, ये भी हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो ये क्या है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में है, और ये रिएक्शन कब फीजिबल होगी इस बात की बात करें तो देखिए कंबसन एक रिएक्शन है, बर्निंग ऑफ फ्यूल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन साथ साथ 3 चीज़ें इसमें आती हैं कंबसन रिएक्शन में, जो कि हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ रखी हैं। सबसे पहला, कंबसन रिएक्शन तभी पॉसिबल जब सब्सटेंस कंबस्टिबल हो, यानी कि जलने लायक सब्सटेंस होगा तभी तो जलेगा। इसके साथ साथ ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा वहाँ पर होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो इनकम्प्लीट कंबसन होगा, प्रॉपर मिलेगा तो कंप्लीट कंबसन होगा। इसके साथ साथ इग्निशन टेम्परेचर, थर्ड एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर वर्ड मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पर कि कोई भी फ्यूल इग्नाइट हो जाता है। इग्नाइट यानी कि चिंगारी लगना, या हम ये कहें कि बर्निंग स्टेज को अचीव कर लेना, स्टार्ट हो जाना। तो इन 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर कंबसन रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी। सो इसका मतलब यह हुआ, ऑक्सीजन है यहाँ पर, कार्बन भी यहाँ पर मौजूद है,
इसके बाद में जब ये रिएक्शन कराई जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और लॉट ऑफ हीट वहाँ से निकलेगी। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे घरों में जो फ्यूल होता है, अगर हम बात करें एलपीजी गैस की, तो ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन गैस है, गैस को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में देखिए इग्नाइट हमें करना पड़ेगा, हम लाइटर से या मैच स्टिक से उसे बर्न कराते हैं फ्यूल को स्टार्टिंग फेज में, उसके बाद वो बर्न हो जाता है। हम खाना पका लेते हैं तो वहाँ पर खाना किसकी मदद से पकता है? ये हीट की वजह से। जो वहाँ पर हमारे पास में हीट मौजूद है उसकी वजह से हम ये खाने को पका पाते हैं। तो ये रिएक्शन हमारी कहलाती है कंबशन रिएक्शन। तो हीट लिबरेट हो रही है, निकल रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हुई? ये हो जाएगी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल हमारी कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यानी कि हर वो रिएक्शन जिसमें कि हीट रिलीज होती है तो वो हमारी कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। देखिए केमिस्ट्री में रेस्पिरेशन का क्या पार्ट है इसे समझते हैं। रेस्पिरेशन वह प्रक्रिया होती है जिसे हम बायो के चैप्टर नंबर 6 में लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। फिलहाल में बस हमें क्या समझना है कि रेस्पिरेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कि हमारे द्वारा खाया हुआ कॉम्प्लेक्स फूड, जो भी हम खाने को खाते हैं, वह ब्रेकडाउन होता है सिंपलर पार्ट में, इतने छोटे छोटे पार्ट में वो ब्रेकडाउन हो जाता है ताकि उससे हमारे बॉडी के जो ब्लड है यानी कि हमारे बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो सके और उसके बाद में वह क्या प्रोड्यूस कर सके? एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। एनर्जी प्रोड्यूस करता है एडीपी एटीपी की फॉर्म में, जिसे कि हम बायो के चैप्टर में अच्छे से जानेंगे। समझना क्या है उसकी बात करते हैं। C6H12O6 ये क्या है? हमारा ग्लूकोज। C6H12O6 व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो देखिए ये हमारे फूड से आता है। ऑक्सीजन हम क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, तब ये ऑक्सीजन हमें मिलता है। इसके बाद में जब ब्रीदिंग के दौरान CO2 रिलीज होता है, वाटर यहाँ पर बनता है, इसके साथ साथ ये एनर्जी भी हमारे बॉडी में आती है। और ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है? ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यानी कि हर एक बॉडी के सेल के अंदर रेस्पिरेशन प्रक्रिया हो रही है जिसमें कि हमारे पास में क्या रिलीज हो रही है? एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद ये एनर्जी किसी फॉर्म में स्टोर हो जाती है और हमारे बॉडी की नीड के अनुसार हम इसे यूटिलाइज करते हैं। तो समझना क्या है? हीट, लाइट, एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ हीट। लाइट और एनर्जी क्या है? एनर्जी, हीट और लाइट क्या है? एनर्जी की ही एक फॉर्म होती है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर भी ये क्या रिलीज कर रही है? हीट, एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है। तो ये रिएक्शन कैसी हुई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानी जाएगी। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वाई वी कॉल रेस्पिरेशन रिएक्शन एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारे सामने सिंपल सा कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हम बताएंगे, इसके साथ में हम रिएक्शन लिख देंगे, और अगर ये एनर्जी यहाँ से निकल रही है तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब ठीक इसका उल्टा समझते हैं। फोटोसिंथेसिस क्लास 5th से लेकर हम समझते आ रहे हैं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, कि किसी प्लांट के द्वारा लाइट की फॉर्म में लाइट की फॉर्म में फूड का प्रोडक्शन कर लेना क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। कहाँ होता है? प्लांट्स के अंदर हो सकता है फोटोसिंथेसिस। ह्यूमन बीइंग में फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो कि स्टोमेटा हमने समझा था गार्ड सेल होते हैं, जिसकी हेल्प से CO2 एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाता है। वाटर वह प्लांट कहाँ से ले लेते हैं? ज़मीन से ले लेते हैं। इसके साथ साथ सनलाइट जो मिलती है, क्लोरोफिल की वजह से यह सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जो फॉर्मेशन होती है वो क्या बनकर आता है? ग्लूकोज बन जाता है। और इसके साथ साथ क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में आउट हो जाता है। अब इसमें ध्यान से क्या समझना है? गिवन एबव रिएक्शन को अगर हम देखें, सेम रिएक्शन है लेकिन ये चीज़ें बदल गई हैं। जो रिएक्टेंट था वो यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल रिएक्शन है। अब इसमें जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हुई है, तो इसी वजह से इसे कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है? रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है? क्यों हम किसे एक्सोथर्मिक और किसे एंडोथर्मिक क्यों कहते हैं? सिंपल सा आंसर, रिएक्शन लिख देंगे, थोड़ा सा इसके बारे में डिफाइन कर देंगे तो ये कंप्लीट हमारा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगली रिएक्शन की, N2+O2 प्लस हीट। अब देखिए यहाँ पर हीट इसने एब्जॉर्ब करी, तब जाकर ये NO की फॉर्म में बदल गया।
तो ये रिएक्शन भी कौन सी कहलाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम आगे बात करते हैं, ट्वाइस ऑफ H2O गिव्स यू ट्वाइस ऑफ H2 प्लस का O2। जैसे कि हमने प्रीवियस अभी एक रिएक्शन पढ़ी थी 2H2 प्लस का O2 गिव्स यू 2H2O। सेम वही रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तोड़ देना। अब ये टूट किस फॉर्म में रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में यह ब्रेक डाउन हो रहा है। अगर ब्रेक डाउन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में दी जा रही है, तब जाकर ये रिएक्शन फीजिबल हो रही है। इसीलिए इसे भी कहेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो इस तरीके से हमें क्या समझना था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं। रेस्पिरेशन क्यों एक्सोथर्मिक है, फोटोसिंथेसिस क्यों एंडोथर्मिक है, स्पेशल है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हम आते हैं स्पेशल कंडीशंस इन रिएक्शन। अब देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा अगर हम ध्यान से समझें, छोटी छोटी टर्म्स हैं, अच्छे से हम समझ लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें कि ये अलग से फॉर्मेशन हमारे सामने आ रखी है। अब इस फॉर्मेशन को हमें यहाँ पे समझना होगा, ये फॉर्मेशन अपने आप में किस चीज़ को डिनोट कर रही है। तो देखिए, यहाँ पर जो ये सिंबल है, ये है हमारा डेल्टा का सिंबल। इसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा। अगर ये डेल्टा का सिंबल है तो हमें इसमें क्या समझना है कि ये जो डेल्टा का सिंबल है ये बताता है हीट के बारे में, कि हीट यहाँ पर दी जा रही है या ली जा रही है। सो बेसिकली जब भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा को, इसका मतलब यह जो रिएक्शन है इसमें हीट दी जा रही है। अगर हीट दी जा रही है तो ये एंडोथर्मिक हुआ। अब बात करते हैं इसमें ये MnO2 की। ये MnO2 यहाँ पर क्या काम कर रहा है? तो देखिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या काम कर रहा है, इसे अगर हम समझें तो इस गिवन रिएक्शन में पोटेशियम क्लोरेट में पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर आ रही है। कहीं पर भी इसमें मैग्नीज का जिक्र नहीं आया। इसका मतलब क्या है? ये एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। अब समझते हैं कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट हमारी गिवन रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को फिजिबल कराने का काम करता है। हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये गिवन रिएक्शन, सपोज कर लीजिए, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये 1 घंटे में हो सकती थी अगर हम ये कैटलिस्ट ना लेते। लेकिन जैसे हमने कैटलिस्ट डाला तो इस रिएक्शन का टाइम जो है वो घटकर 5 मिनट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कैटलिस्ट क्या कर रहा है, हमारी गिवन रिएक्शन को फिजिबल कराने में मदद कर रहा है। बाकी इसका इस गिवन रिएक्शन से कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। देखिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कहीं पर भी मैग्नीज नज़र नहीं आ रहा, इसीलिए इसे बोला जाता है स्पेशल कंडीशंस जो कि किसी रिएक्शन में होती हैं। किस फॉर्म में दिखाते हैं? तो कैटलिस्ट को हम यहाँ पर इस तरीके से दिखाएंगे। हीट को देने पर हम यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं डेल्टा, इसे डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा का सिंबल है ये, जो कि हीट को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ एक और रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इट फॉर्म मेथेनॉल। मेथेनॉल को मिथाइल अल्कोहल कहा जाता है, कॉमन नेम और IUPAC नेम, जिसे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। अब अगर हम ध्यान से देखें 300 ATM, ये ATM क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर की यूनिट होती है। 300 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर की SI यूनिट अलग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 300 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर की SI यूनिट हमने क्लास 9th में पढ़ी थी, डेट इज केल्विन, और जिस पर डिग्री का सिंबल लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें जिंक ऑक्साइड और यहाँ पर बात करें क्रोमियम ऑक्साइड, तो ये यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? यहाँ पर भी ये एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहे हैं। तो किसी गिवन रिएक्शन में यदि हमें कोई स्पेशल कंडीशन को दिखाना होता है तो हम एरो के ऊपर नीचे दिखा सकते हैं कैटलिस्ट को, जो हमारे रिएक्शन को फिजिबल कराने में मदद करी है, उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई होप इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेशल कंडीशंस को हमें कैसे दिखाना होता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इक्वेशंस बैलेंसिंग। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसे हमें बैलेंसिंग करनी होगी। तो देखिए किस तरीके से बैलेंस करा जाता है। CH4 दैट इज मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगेन ये कंबसन रिएक्शन का एग्जांपल है क्योंकि ये कार्बन कंपाउंड है, फ्यूल बर्न विद इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिबरेट वाटर। अब ये वाटर जो है वेपर की फॉर्म में उड़ जाता है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहाँ पर लिखा जाएगा रिएक्टेंट, यहाँ पर लिखा जाएगा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट साइड में कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है।
प्रोडक्ट साइड में आते हैं तो देखिए कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 3, जैसा कि हमें दिख रहा है 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर है। अलग अलग ना मानते हुए एक ही इसे मानेंगे। अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो देखिए बैलेंस कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम उन चीज़ों को बैलेंस करेंगे जिससे कि ये जो इवन वाला है, सॉरी ये जो ऑड वाला नंबर है, ये यहाँ से गायब हो जाए। अब किस तरीके से करा जाएगा इसे समझते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि रिएक्टेंट साइड में हमने हाइड्रोजन की संख्या को 4 कर दिया, सॉरी प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन की संख्या को 4 कर दिया, रिएक्टेंट में भी 4 है। तो ये जो 2 है ये किस पे लगा है, हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन यहाँ है तो 2 हम यहाँ से 4 नहीं करेंगे, हम यहाँ के कोफिशिएंट में चेंज करेंगे। अब जैसे ही कोफिशिएंट में चेंज हो गया, वापस से रिएक्शन के जो भी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, उनके नंबर ऑफ एटम्स को फिर से देखेंगे। क्या हमने रिएक्टेंट साइड में कोई चेंज किया, बिल्कुल नहीं, सेम ही है। लेकिन प्रोडक्ट साइड में कार्बन 1 है, लेकिन अब हाइड्रोजन 4 हो गए और ऑक्सीजन दोबारा से काउंट करिए तो देखिए 2 और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगी, इसे 3 में समझिएगा। 2 ये अब यहाँ पर भी 2 एटम हो गए तो 2 और 2 4, क्योंकि 3 से कितने हो गए, 4। क्या अब गिवन रिएक्शन बैलेंस है, तो ध्यान से समझेंगे तो गिवन रिएक्शन अब भी बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पर 4 है लेकिन यहाँ पर 2 है। अब इस 2 को हमें 4 बनाना पड़ेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, यानी कि ये 2 हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये रिएक्शन देखिए बैलेंस हो गई है। अगर हम अब इसमें मास की बात करें तो इसका मास भी बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में आ चुका है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड 44, वाटर का मैंने आपको बताया था 18 होता है, 18 इंटू 2 36 ऐड करेंगे, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो यह रिएक्शन करेगी। अब हम आते हैं अगली रिएक्शन पे। अगली रिएक्शन है कॉपर सल्फेट। अब देखिए कभी कभी एग्जाम में बाय नेम रिएक्शन आती है, हमें इसे बैलेंस भी करना है और फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करना है। ये तभी पॉसिबल है जब हमें इन्हीं सभी की वैलेंसी के बारे में नॉलेज होगी। अगर हम वैलेंसी जानते हैं आसानी से हम इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे कि कॉपर सल्फेट, इसकी वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव, सल्फेट की होती है 2 नेगेटिव। दोनों पे से 2 हट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CuSO4 बचेगा प्लस। सोडियम क्या +1 होती है वैलेंसी, हाइड्रोक्साइड की -1, इसीलिए यहाँ से भी 1 को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ये अपने आप ही हट जाएगा। कॉपर हाइड्रोक्साइड, जैसे कि मैंने बताया 2 पॉजिटिव होती है कॉपर पे, तो 2 पॉजिटिव कॉपर की, हाइड्रोक्साइड की नेगेटिव होती है। तो देखिए क्रॉस अगर हम करेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा फॉर्मूला, CuOH का होल ट्वाइस यहाँ पर आ जाएगा। सोडियम सल्फेट, सल्फेट पे 2 नेगेटिव था, सोडियम पे +1 तो Na2SO4। इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये देखिए वैलेंसी अगर हमें अच्छे से पता होगी तभी हम इसे फॉर्मेशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर दिखा नहीं पाएंगे। अगर आपको ये टॉपिक यहाँ तक की चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये वैलेंसी बन रही है, ये समझ में नहीं आया है तो आप क्लास 9 की वीडियोस देखिए, उसके बाद में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर फॉर्मूले को लिखेंगे। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म की। अच्छा, उससे पहले देख लेते हैं कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है भी या नहीं। तो देखिए कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम और हाइड्रोजन, सिर्फ यही मौजूद है। देखिए कॉपर एक है, सल्फर की बात करें एक है, ऑक्सीजन को काउंट करिए, देखिए 4 और 1 5, यहाँ पर ध्यान से देखें तो 4 और 2 6, 4 और 2 6 है और यहाँ पर कितने हैं, 5 है। अब 5 है, यहाँ पे 6 है, हमें इसे बराबर करना है। और अगर हम सोडियम की बात करें तो देखिए यहाँ पर 1 है, जबकि यहाँ पर एटम कितने सोडियम के, 2, यानी कि यहाँ पर 2 सोडियम है, यहाँ पर 1 सोडियम है। अगर हम यहाँ पर 2 प्लेस कर देते हैं तो अब देखिए कॉपर 1, सल्फर भी 1, ऑक्सीजन काउंट कीजिए तो 4 और 2 6, देखिए अपने आप ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। सोडियम की बात करें तो 2 यहाँ पर आ गए, देखिए सोडियम भी बैलेंस हो गया। और H यानी कि हाइड्रोजन, तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 है, तो देखिए अपने आप ही ये बैलेंस हो गया। सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पर कोफिशिएंट 2 प्लेस करने से बैलेंस हो गया।
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ईजी लगेगा और बहुत ही आसानी से आप इस बैलेंसिंग को कर सकते हैं। सिंपल आता है एग्ज़ाम में, कोई टफ नहीं आता है, बस आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टर्म आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, अब देखिए नाम दोनों का सेम है, लेकिन ये 2 और 3 यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आयरन की 2 वैलेंसी होती हैं, 2 पॉजिटिव भी होती है और 3 पॉजिटिव भी होती है। यानी कि ये है Fe2 पॉजिटिव, ये वह आयरन है जिसमें कि वैलेंसी आयरन की कितनी है 2 पॉजिटिव। यह आयरन ऑक्साइड में आयरन वह है जिसकी वैलेंसी है 3 पॉजिटिव। फेरस ऑक्साइड ये क्यों बना, क्योंकि 2 पॉजिटिव इसकी थी, 2 नेगेटिव इसकी थी, क्रॉस हो गया। अगर हम ध्यान से समझें तो इस तरीके से फॉर्मेशन थी, क्रॉस हो गया तब बना ये FeO। यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो देखिए 3 पॉजिटिव यहाँ आ गया और 2 नेगेटिव यहाँ पे आ गया। तो किसे फेरस ऑक्साइड बोला जाता है, FeO। आयरन के सेकंड वैलेंसी वाले आयरन ऑक्साइड को फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, Fe2O3 को फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जब आपस में इन दोनों को मिक्स कर देते हैं या मिला देते हैं तब जो रिएक्शन बनती है उससे जो आयरन ऑक्साइड बनता है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड Fe3O4। तो इस तरीके से हमें टर्म पता होनी चाहिए कि किसे हम फेरस ऑक्साइड बोलते हैं और किसे हम फेरिक ऑक्साइड और किसे हम आयरन मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड कहेंगे। अब यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है, आयरन रिएक्ट विद वाटर, इट फॉर्म्स मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड प्लस लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब देखिए इस रिएक्शन को अगर हमें बैलेंस करना पड़ा तो कैसे बैलेंस करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आयरन है 3, आयरन के कितने एटम है 3, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे 3 प्लेस कर देते हैं। हाइड्रोजन देखिए 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर 4 प्लेस करना पड़ेगा तब ऑक्सीजन बैलेंस होगा। अब दोबारा देखते हैं, आयरन 3, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन यहाँ भी 4, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें हाइड्रोजन को तो देखिए 4 × 2 8 हो गए हैं, जबकि यहाँ पर अकेला कितना है 2। तो जैसे ही हम यहाँ पे 4 प्लेस करेंगे पूरी की पूरी गिवन इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। इस तरीके से हम बैलेंसिंग को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। एग्ज़ाम में अगर हमें करना होगा तो इसी तरीके से आप दिखाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन इससे आएंगे। तो नंबर ऑफ आयरन एटम, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, इसी फॉर्मेशन में आप लिखेंगे, प्रॉपर आपके मार्क्स आएंगे। अब आते हैं अगली रिएक्शन पे, हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रोजन इट फॉर्म अमोनिया NH3। बैलेंसिंग आसानी से करी जा सकती है, बस हमें समझना होगा। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन के एटम 2 हैं, यहाँ पर 1 है। तो जैसे हम यहाँ पर 2 प्लेस करेंगे कोफिशिएंट में, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन में चेंज आ गया। देखिए हाइड्रोजन के एटम यहाँ पर कितने हो गए 6, और यहाँ पर कितने, सिर्फ और सिर्फ 2। 2 को हमें 6 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, 3 × 2 6। अब देखिए पूरी गिवन इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में आ चुकी है। इस तरीके से हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। अगली रिएक्शन पे आते हैं तो इसे समझते हैं। देखिए एक सोडियम, हाइड्रोजन 2 है, जबकि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 2 यहाँ है लेकिन 1 यहाँ है। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो जहाँ पर भी ऑड नंबर में होते हैं उसे सबसे पहले इवन बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ, मान लीजिए हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू अगर मैं यहाँ पर 2 पुट कर भी देता हूँ तो देखिए 2 × 2 4 और 1 5, तो 5 तो यहाँ पर हम कभी भी नहीं ला पाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 पहले से ही है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें कोफिशिएंट में चेंज करना है सबसे पहले ऑड वाले को इवन बनाइए। 2 जैसे हमने यहाँ पे प्लेस किया, सोडियम 2 हो गए तो यहाँ पे हमने 2 प्लेस कर दिया। ऑक्सीजन 2 हो गए, जबकि यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1। हाइड्रोजन काउंट करिए तो देखिए 2 यहाँ है और 2 ही यहाँ है, यानी कि 4, जबकि यहाँ कितने हैं 2। तो जैसे हमने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करा, अब हाइड्रोजन भी यहाँ 4 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ से भी 4 हो गए और ऑक्सीजन यहाँ भी 2। तो देखिए पूरी रिएक्शन हमारी क्या होगी, बैलेंस फॉर्म में आ गई। तो इस तरीके से हम बैलेंसिंग को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि हमारा इस चैप्टर का अगला टॉपिक है। 5 टाइप की रिएक्शन हमें पढ़नी है, सबके 1-1 2-2 एग्जाम्पल समझने हैं, बाकी सारी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ ली हैं। जो भी रिएक्शन पढ़ी उसे हमने टाइप की फॉर्म में बदल दिया है। पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी यह कहती है कि जब कभी भी किसी रिएक्शन में 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलते हैं
और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं। ध्यान से समझिएगा, रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, लेकिन प्रोडक्ट एक ही हो, उस कंडीशन में वह रिएक्शन किस रिएक्शन का टाइप कहलाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप कहलाएगी। जैसे कि मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अगले की बात करें, H2 + O2 गिव्स यू H2O। अब देखिए यहाँ पर दो ही रिएक्टेंट थे, हो सकता है यहाँ पर 2 से अधिक रिएक्टेंट होते, लेकिन प्रोडक्ट एक ही होना चाहिए। ऐसी रिएक्शन हमारी कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद में देखिए एक और एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज योर क्विक लाइम और सिंपल लाइम। लाइम व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म्स स्लेक लाइम। ये क्या बना देता है? स्लेक लाइम फॉर्मेशन कर देता है। इसके साथ साथ हीट लिबरेट होती है, दैट मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, हीट जो है एज अ प्रोडक्ट काउंट नहीं करेंगे, इसीलिए इसे भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में काउंट करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हीट तो टेम्परेचर की फॉर्म में है जो कि हमें दिखाई नहीं देगी, तो इसलिए ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। अब आगे समझते हैं। When this slake lime react with carbon dioxide, it forms a calcium carbonate that is solid, यानी कि पीपीटी फॉर्म में, वाइट पीपीटी होती है ये। अगर हम कलर की बात करें तो क्या है ये? वाइट पीपीटी। सो यहाँ से हमें एक और चीज़ समझनी होगी जिसकी बात हम आगे करेंगे। इस रिएक्शन को फिलहाल में आप याद रखिएगा। क्विक लाइम व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म स्लेक लाइम, एंड व्हेन स्लेक लाइम रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज वाइट पीपीटी। तो ये होगी हमारी कॉम्बिनेशन, सिंपल है। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन ठीक इसका उल्टा। 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना था। डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट से 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बन जाएं डिकम्पोज होके, यानी कि टूट के, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान क्या रखना है? रिएक्टेंट एक ही होगा। जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में रिएक्टेंट कितने भी हो, प्रोडक्ट एक था, उसी तरीके से यहाँ पे रिएक्टेंट एक है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, मैंने आपको बताया था ये सिंबल किसका होता है? हीट का। क्या फॉर्मेशन होगी? CaO, यानी कि ठीक इसका रिवर्स रिएक्शन यहाँ पर हो गई। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट, सॉरी, यहाँ पे क्या बनेगा? मैग्नेटिक ऑक्साइड, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था Fe2O3, सॉरी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे? फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, तो Fe2O3। देखिए आयरन, ये क्या बोला जाता है इसका कॉमन नेम में, लेकिन जो इसका प्रॉपर नेम है वो क्या है? फेरिक, जिससे ये लिया गया। जैसे कि सोडियम, हम इसे Na को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम इसे सोडियम से बताते हैं। तो कुछ नेम इसके केमिकल नेम होते हैं जिसकी ही रिप्रेजेंटेशन हमें करनी होती है। मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे पता चलेगा गिवन रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है या नहीं। उसमें एक एग्जांपल था, सॉरी उसमें एक कैरेक्टर्स था, चेंज इन कलर। तो ये देखिए गिवन रिएक्शन चेंज इन कलर को ही रिप्रेजेंट कर रही है कि ग्रीन कलर था, जैसे हमने हीट अप किया तो क्या बन गया? Fe2O3 बन के आ गया, और Fe2O3 जैसे ही यहाँ पर बनेगा फेरिक ऑक्साइड, तो इसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ब्राउन कलर यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन। देखिए एक रिएक्टेंट था, बनकर क्या आए? 3 प्रोडक्ट आए। इसके साथ साथ ये जो प्रोडक्ट बने, ये जो डिकम्पोजिशन हुई, किसकी मदद से हुई? हीट की मदद से। हीट की मदद से यानी कि टेम्परेचर यानी कि थर्म, इसलिए इसे बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या नाम दिया जाता है इसे? थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी कि फेरस सल्फेट को जब हमने हीटअप किया, डिकम्पोजिशन तो हुई लेकिन हीट की वजह से हुई, इसीलिए इसे बोला जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, पीबी किसका सिंबल होता है? लेड का। तो लेड और NO3 क्या है? नाइट्रेट। तो ये हो गया हमारा नाम लेड नाइट्रेट। कलरलेस सब्सटेंस था, सॉलिड था, हीट किया, PbO लेड ऑक्साइड, और साथ साथ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस का लिबरेशन यहाँ पर होगा। कलरलेस रिएक्शन से कलरफुल रिएक्शन यहाँ पर बन गई, यानी कलर का चेंज हुआ, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन अकर हुई है विद द हेल्प ऑफ हीट। विद द हेल्प ऑफ हीट दैट मीन्स हम कहेंगे इसे अगेन थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इस तरीके से हमारे पास में डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक टाइप हुआ थर्मल। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी देने से रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो इस रिएक्शन के लिए देखें यहाँ पर सबसे पहले एक ग्रेफाइट की रॉड ली गई है। ग्रेफाइट की रॉड, बेसिकली ग्रेफाइट का इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन।
कार्बन की ही फॉर्म होती है, स्लिपरी होता है, जिसे हम चैप्टर नंबर 4 में अच्छे से समझेंगे। इस रॉड को, टेस्ट ट्यूब को इन्वर्टेड कर दिया और इस जार को भी इन्वर्टेड कर दिया है। इसे कॉक से पैक कर दिया ताकि वाटर यहाँ से ना निकल पाए और इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अब देखिए होगा क्या, H2SO4 यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड कर दिया गया ताकि इस वाटर की कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए। कार्बन की रॉड है, ग्रेफाइट वाली रॉड, दो पार्ट है, एक एनोड होता है और एक कैथोड। एनोड को पॉजिटिव से, कैथोड को नेगेटिव से जोड़ा गया है। 6 वोल्ट की बैटरी से हमने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया है। जैसे ही हम इस स्विच को कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर रिएक्शन होगी। वाटर जो था यानी कि H2O ब्रेक डाउन होगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, जिसके बबल्स भी हमें दिखाई देंगे। आप घर पे भी कर सकते हो इस एक्टिविटी को। सिंपल सा एक ग्लास लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए और इसके अंदर 2 पेंसिल की रॉड, जो हमारी पेंसिल होती है उसकी रॉड को लीजिए और दोनों को एक सेल से कनेक्ट करके देखिए। आप देखेंगे कि एक पर से बुलबुले बनने स्टार्ट हो जाएंगे, किसी एक रॉड के ऊपर ज़्यादा बुलबुले बनेंगे। और जब हम इसमें वाटर के साथ में नमक डाल देंगे यानी कि सॉल्ट ऐड कर देंगे ताकि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, तो ये तेज़ी से फॉर्मेशन होगी। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो गैस क्या लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। साथ ही साथ अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, जबकि 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है। तो ये जो गैप यहाँ पर जो दिखाया गया है, ये गैप अपने आप में यही बता रहा है कि देखिए ऑक्सीजन का गैप कम और हाइड्रोजन का गैप ज़्यादा है। कभी कभी यही चीज़ एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के टाइम में हाइड्रोजन गैस की क्वांटिटी ट्वाइस क्यों हो जाती है ऑक्सीजन की क्वांटिटी से। तो यहाँ पर रिएक्शन को जब हम बैलेंस करेंगे तो उस दौरान हम यहाँ पर देखेंगे कि ट्वाइस 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हो रही है। इलेक्ट्रोलाइसिस थी, सिर्फ हमें इसमें इतना ही समझना था, इसके अलावा हमें इसमें ज़्यादा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। रेशियो की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो रेशियो हुआ क्या है, 2:1 का रेशियो है। यानी कि हाइड्रोजन गैस का 2 पार्ट लिबरेट हो रहा है तो ऑक्सीजन गैस का 1 पार्ट लिबरेट हो रहा है। अब देखिए मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था एक रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड की, जिसे मैंने कहा था इसे समझना है। अब क्या समझना है इस पर बात करते हैं। देखिए किसी भी रिएक्शन के दौरान निकलने वाली गैस वो हाइड्रोजन गैस है या नहीं, इसका टेस्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। सिंपल टेस्ट होता है। किस तरीके से किया जाता है इसे समझते हैं। इसका नाम होता है पॉपअप टेस्ट। जब भी किसी रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है तो उसके पास में जलती हुई मैच स्टिक को लेकर आएंगे। अब जैसे ही ये इसकी दोनों की रिएक्शन होगी तो एक साउंड क्रिएट होती है, पॉप साउंड, जो कि हमें यह बताती है कि जो गैस लिबरेट हो रही है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस ही है। इसके साथ ही साथ अगर कोई गैस कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रही है तो उसका पता हम कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास में होता है लाइम वाटर टेस्ट। क्या नाम देते हैं इसे, लाइम वाटर टेस्ट। सिंपल है, सिर्फ नाम यहाँ पर दे रखा है, बाकी रिएक्शन आपके सामने पहले से मौजूद है। देखिए इसका अपना कोई कलर नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज योर स्लेक लाइम। व्हेन स्लेक लाइम रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज वाइट पीपीटी। इसका मतलब ये हो गया कि निकलने वाली गैस अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो अगर हम उस गैस को स्लेक लाइम में पास करा दें तो वो अपना कलर चेंज करके किस फॉर्म में आ जाएगी, वाइट पीपीटी की फॉर्म में आ जाएगी। और यदि ऐसा हो पाता है तो जो गैस लिबरेट हुई है या हमने जो गैस इसमें पास करी थी वह CO2 है, इस बात का कंफर्मेशन हमें मिल जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए क्या टेस्ट हो गया, लाइम वाटर टेस्ट, और हाइड्रोजन गैस के लिए क्या टेस्ट हो गया, पॉपअप टेस्ट। इतना हमें यहाँ पर समझना था। एक और एग्जांपल है यहाँ पर देखिए, सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड इसका नाम हो गया। तो जब हम इसका एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, देखिए मिनरल्स हम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको रिफाइन करा जाता है। बहुत सारी स्टेजेस होती हैं जिसे हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन एक स्टेज होती है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उन्हें इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के थ्रू ही रिफाइन किया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से होगा क्या, सोडियम अलग और क्लोरीन अलग अलग हमें यहाँ पर मिल जाएगा। क्योंकि जब हम अर्थ से कोई भी मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी गिवन ओर में से तो वो इम्प्योर होता है, उसे प्योरेस्ट फॉर्म में निकालने के लिए लास्ट का जो स्टेप होता है वो होता है रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग जो करी जाती है इलेक्ट्रिसिटी पास करने से, देखिए ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, इसलिए इसका भी नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन।
तो हमने यहाँ पर डिकम्पोजिशन के 2 टाइप पढ़े, थर्मल और इलेक्ट्रोलाइसिस। अब तीसरा टाइप है फोटोलाइटिक। फोटो अपने आप में हमने समझा फोटोसिंथेसिस में जाना था कि लाइट की फॉर्म में सिंथेसाइज करना, लाइट की वजह से वहाँ पर क्या हो पाया, सिंथेसाइज यानी कि फूड बन पाया। यहाँ पर क्या है, लाइट की वजह से अगर ब्रेक डाउन होता है, डिकम्पोजिशन होती है, तो वो कहलाता है हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सिंपल। Ag दैट इज योर सिल्वर। तो सिल्वर क्लोराइड जब लाइट इस पर पड़ती है तो सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड भी है। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन सभी के नाम और इन सभी से रिलेटेड एक एक दो इक्वेशंस हमें आनी चाहिए। साथ ही साथ वह इक्वेशन बैलेंस्ड भी होनी चाहिए, क्योंकि हमने क्लास 10th में बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन पढ़ लिया है। तो ये हो गया हमारा 2 टाइप की रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। अब हम आते हैं थर्ड रिएक्शन पे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शुरू करने से पहले हम यह समझते हैं कि क्यों जरूरत हुई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता ही क्यों है, ऐसा क्या हो जाता है कि डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन का होना ही क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अब एटम रीअरेंज क्यों हो रहे हैं, बात वह है क्यों यहाँ पर कॉपर सल्फेट जिंक के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना पाया। तो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि एक टर्म होती है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब होता है कि कुछ एलिमेंट अपने आप में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं दूसरों से, और कुछ अपने आप में कम रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। गिवन रिएक्टिविटी सीरीज में जो जितना ऊपर है वो उतना ही हाईली रिएक्टिव है, और जो जितना नीचे है वो उतना ही लीस्ट रिएक्टिव है। अब हमारा जो नेचर का नियम है वो यह कहता है कि हाईली, जिसके पास में ज़्यादा पावर होती है, वो कमज़ोर वाले को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। सेम यही रूल यहाँ पर भी फॉलो होता है। अगर हम बात करें पहली रिएक्शन कॉपर सल्फेट और जिंक की, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, जिंक क्या है, कैटायन। यहाँ पर तो एटम की फॉर्म में, जबकि यहाँ पर कॉपर क्या है, कैटायन की फॉर्म में, यानी कि इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हम ध्यान से देखें कॉपर और जिंक में, तो देखिए कॉपर यहाँ पर है और जिंक यहाँ पर है। जो जितना ऊपर है वो उतना ही हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए यह जिंक कॉपर सल्फेट में से किसे हटा देता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और इसकी जगह पर आ जाता है जिंक पर 2 पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए फॉर्मूला बना ZnSO4, और कॉपर यहाँ पर एटम की फॉर्म में अलग हो जाता है, और ये क्या है, सॉलिड। तो ये हो जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हुई, जिसमें कि एक एलिमेंट दूसरे किसी गिवन कंपाउंड में से एक अनदर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, तो वह कहलाती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जो एटम या जो एलिमेंट हाईली रिएक्टिव है, वह लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उस गिवन कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है। अब डिस्प्लेस करके होगा क्या, तो देखिए, हर कोई अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहता है। ठीक उसी तरीके से एटम और मॉलिक्यूल भी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। क्लास 9th में हमने पढ़ा था वैलेंसी के बारे में कि सोडियम की वैलेंसी होती है 1+, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि इसके ठीक जस्ट बाद वाले अंदर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8, 1, K सेल, L सेल और M सेल। तो देखिए, सोडियम की वैलेंसी होती है +1। अब ये +1 है, इसी तरीके से सोडियम के अलावा पोटेशियम की वैलेंसी भी होती है +1, क्योंकि इसका जब हम आगे बात करेंगे 2, 8, 8, 1, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि हमने क्लास 9 में यह समझा था कि ऑक्टेट पूरा करने एटम क्या सोचते हैं, या तो अपना डुप्लेट पूरा हो जाए या ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो वह यह चाहता है कि मैं एक यह इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर दूं। 1 इलेक्ट्रॉन देने से इसका आउटर मोस्ट सेल में अब कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, और ये स्टेबल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ही रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। और क्योंकि अब यह स्टेज कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये रिएक्शन फीजिबल हो पाई। इसके साथ साथ हम यह भी देखेंगे क्या यह रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो देखिए, रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में है। अब हम बात करते हैं अगली रिएक्शन की। देखिए, सिल्वर और कॉपर, तो ऑब्वियसली बात है, सिल्वर देखिए यहाँ पर नीचे और कॉपर ऊपर है, यानी कि यहाँ से भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो इसी तरीके से यह रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगी। CuO+ का Mg। अब देखिए, कॉपर और मैग्नीशियम में कौन ऊपर है, रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम, इसलिए यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी।
क्लोरीन गैस और पोटेशियम आयोडाइड में अगर हम ध्यान से देखें तो पोटेशियम रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आता है, इसलिए यहाँ पर भी ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी। साथ साथ एक और जो बात मुझे बतानी है वो ये, पोटेशियम एंड सोडियम को हम यहाँ पे केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, जो कि हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर है तो इसलिए मुझे याद आया तो मैंने बता दिया। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ये एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं। सोडियम मेटल जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वहाँ पर यह आग पकड़ लेता है, इसीलिए हम इसे किस में डिप करके रखते हैं, केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। ऐसा आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा। सो इस तरीके से हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है। अब सपोज कर लीजिए यहाँ पर लिखा होता है MgO प्लस का Cu, तो एग्ज़ाम में आंख बंद करके अगर हम यह करके आ जाएं तो ये हमारी रिएक्शन अपने आप में गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है मैग्नीशियम से, तो ये रिएक्शन अपने आप में पॉसिबल ही नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट हाईली रिएक्टिव है, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। आयंस की बात करते हैं तो देखिए क्लास 9th में समझा होगा हमने 2,8,1 ये सोडियम एटम है। आयंस कब बनता है, जब ये डोनेट या शेयर कर लेता है, या हम ये कहें कि रिमूवल ऑफ एन एटम या गेन ऑफ एन एटम। लूज और गेन एटम को कर लेने में अगर इसने लूज कर दिया एटम तो यहाँ पर ये क्या बना लेगा, कैटायन। और अगर इसने गेन कर लिया होता, एटम को गेन कर लेता तो क्या बना लेता, एनायन। एग्जाम्पल की बात करें ऑक्सीजन की, तो देखिए ऑक्सीजन के केस में 2 नेगेटिव आ जाता है, 2,6 इस तरीके से यहाँ पर बनता है। तो ये हो जाता है आयन, जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो हम कहते हैं उसे आयंस। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या बता रहा है कि दो कंपाउंड, देखिए दो कंपाउंड जब रिएक्ट करते हैं आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं और नया कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। सो देखिए दो कंपाउंड जब रिएक्ट कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस, तो क्या टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स, 2 नए नए कंपाउंड बन रहे हैं। किस तरीके से बनते हैं चैप्टर 3 में अच्छे से समझेंगे कि कैसे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रही है। फिलहाल में हम यहाँ पर जरूर देखेंगे। तो देखिए Ag प्लस NO3 माइनस, यानी कि ये कैटायन हो गया, पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन होता है, नेगेटिव चार्ज वाला एनायन होता है। कैथोड और एनोड अलग अलग हैं, इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें कैथोड पर नेगेटिव है तो कैथोड और कैटायन अलग अलग चीज़ें होती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सोडियम क्लोराइड पर, इस पर पॉजिटिव और क्लोरीन पर नेगेटिव। अब देखिए होता क्या है, पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव वाले के साथ में जुड़ जाता है, एक्सचेंज हो गए आयंस, तो ये आपस में मिलकर इस तरीके से सोडियम नाइट्रेट बना लेता है। और सिल्वर पॉजिटिव वाला क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड बना लेता है, जो कि पीपीटी की फॉर्मेशन में सेटल डाउन हो जाती है। तो हमने यहाँ पर क्या समझा कि दो कंपाउंड थे, दोनों ने अपने एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज किया और 2 नए अलग अलग कंपाउंड यहाँ पर बना लिए। अगला देखिए बेरियम पर 2+ चार्ज, क्लोरीन पर -1 चार्ज। सोडियम के ऊपर अगर हम यहाँ पर बनाएं तो देखिए सोडियम पर +1 चार्ज, सल्फेट पर 2 नेगेटिव चार्ज। ये क्या करेगा, इन दोनों से रिएक्शन कर लेगा। तो देखिए 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, इसीलिए देखिए यहाँ पर कोई भी ट्वाइस नहीं लगा। एक माइनस है एक प्लस है, तो अगेन ये सोडियम क्लोराइड बनाएगा। इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएंगे और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो पाएगी। रिएक्शन हो ही क्यों, बात यह करते हैं कि क्यों एक्सचेंज ऑफ आयंस हुए, क्योंकि अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहाँ पर ये रिएक्शन हुई। जैसे कि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कि सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना था, क्लोरीन को भी 1 ही इलेक्ट्रॉन लेना था। क्लास 9th में अगर आपने पढ़ा होगा तो 287 क्लोरीन की KLM सेल इस तरीके से बनते हैं और सोडियम के 2,8,1 ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे देगा, ये 8 हो जाएंगे। तो देखिए ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल, और ऐसा एलिमेंट अब जो कंपाउंड बना ये हाईली स्टेबल कंपाउंड हो गया, यानी कि इसकी फॉर्मेशन जो बनेगी ये इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करे जाए सोडियम सल्फेट से तो ज़्यादा होगी, इसीलिए यहाँ पर यह एक्सचेंज ऑफ आयंस हो पाए। सो इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फीजिबल हो पाती है। अब हम बात करते हैं एक और रिएक्शन की, सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद HCl हाइड्रोक्लोरिक
एसिड, इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। देखिए बेसिकली अगले चैप्टर में हम समझेंगे ये बेस है, इस रिएक्शन को इसीलिए लिखा गया है, ये बेस है और ये एसिड है। एसिड व्हेन रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट। यह सॉल्ट खाने वाला सॉल्ट नहीं, यह भले ही नाम इसका कॉमन सॉल्ट हो, सॉल्ट की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, और यहाँ से वाटर का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसे कहा जाता है। सो देखिए हमने यहाँ पर 4 टाइप की रिएक्शन अब तक पढ़ी। हमने यहाँ पर 4 कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन में हमने 3 टाइप पढ़े, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइटिक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा, क्यों होती है यह पढ़ा। हमने यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जाना, हालांकि यह एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 9th में हमें सीखना था। जिसने नहीं देखी है वो वीडियोस मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने जाना। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की एंड रिडॉक्स की। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से ज़्यादातर पुटअप हो जाता है। सबसे पहले रिडॉक्स। तो देखिए रिडॉक्स में 2 टर्म से मिलकर बना है, रेड एंड ऑक्स। ऑक्स मीन्स सेम यही ऑक्सीडेशन, रेड मीन्स रिडक्शन, यानी कि किसी गिवन रिएक्शन में दोनों चीज़ें मिल जाएं, ऐसी रिएक्शन कहलाती है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। तो यानी कि इन दोनों रिएक्शन कोई गिवन इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में ये दोनों चीज़ें हो रही होंगी, तब हम उसे बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है ऑक्सीडेशन, इसे समझते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जिसमें कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनता है तो उसमें ऑक्सीजन का एडअप हो जाना, या फिर प्रोडक्ट में से हाइड्रोजन का निकल जाना, या फिर नॉन मेटेलिक एलिमेंट का ऐड हो जाना और मेटेलिक एलिमेंट का रिमूव हो जाना। ठीक रिडक्शन इसका उल्टा होता है। ऑक्सीजन अगर इसमें ऐड हो रही है तो इसमें निकलेगी, हाइड्रोजन इसमें से निकल रही है तो उसमें एडअप हो जाएगी। नॉन मेटेलिक एलिमेंट अगर इसमें ऐड हुए हैं तो इसमें से रिमूव हो जाएंगे। साथ ही साथ हम लिख सकते हैं मेटेलिक एलिमेंट का रिमूवल, और ठीक इसके अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन। ये हो गया हमारा वर्बली। अब हम इसे समझते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए समझना। एग्जाम में आता क्या है पहले इसकी बात करते हैं। देखिए एक रिएक्शन आपके सामने होगी, बैलेंसिंग अगर कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमें बैलेंस भी करना पड़ जाएगा। बैलेंसिंग के बाद में कहा जाएगा कि बताइए कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, कहाँ पर रिडक्शन हुआ, साथ ही साथ कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, इतना हमें बताना है। यानी हमें 4 चीज़ें बतानी है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अगर हमने ये 4 चीज़ों की बात कर ली तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया एक तरीके से। ध्यान से समझिएगा, जो भी कुछ है, चाहे ऑक्सीडेशन हो, चाहे रिडक्शन, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, चाहे रिड्यूसिंग एजेंट, सब रिएक्टेंट साइड के ही होंगे। प्रोडक्ट का ना ही कुछ भी नहीं लिखना है हमें। यानी कि इन्हीं का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, इन्हीं से ही हम निकालेंगे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल है, ध्यान से समझिए। ये क्या है हमारे सामने, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को अगर हम ध्यान से देखें तो प्रोडक्ट साइड में जाते जाते ओ यहाँ से गायब हो गया, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन यहाँ से निकल चुका है। अगर ऑक्सीजन निकल चुका है तो ये रिएक्शन अपने आप में कौन सी हुई, ऑक्सीजन निकल गया तो ये हुई रिडक्शन। तो इसका मतलब यह हो गया कि यह हमारा रिडक्शन हो गया। रिडक्शन हो गया, लेकिन किसका? तो हमने अभी आपको बताया कि रिडक्शन जो भी होगा वह रिएक्टेंट साइड का होगा, कभी भी प्रोडक्ट साइड की बात हम नहीं करें। यानी रिडक्शन हुआ कॉपर ऑक्साइड का। अब आगे बात करते हैं, हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड जाते जाते ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो गया। ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, वाटर का? बिल्कुल नहीं। ऑक्सीडेशन जो भी होगा रिएक्टेंट साइड का होगा, यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। सिंपल है। अब इसके बाद जो समझना है वो इंपॉर्टेंट है। सिंपली हमने देखा कि ऑक्सीजन निकल गया तो रिडक्शन, ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन। लेकिन समझते हैं इसे दोबारा से। देखिए अगर यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होता, कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होता तो यह ऑक्सीजन निकल कर जुड़ता भी नहीं। क्लियर बात है। ऑक्सीजन अगर यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं होता तो CuO ऐसे का ऐसे ही रह जाता। इसका मतलब है हाइड्रोजन की वजह से ही यह ऑक्सीजन यहाँ से निकल पाया है। दोबारा से,
हाइड्रोजन की वजह से ही ऑक्सीजन यहाँ से निकल पाया है। हाइड्रोजन की वजह से ऑक्सीजन निकला है, यानी कि ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है। मीन्स हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सी रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होता तो क्या ये ऑक्सीजन निकलता, नहीं निकल पाता। ऑक्सीजन को निकलने में मदद किसने करी, हाइड्रोजन ने, यानी कि रिडक्शन करने में मदद किसने करी, हाइड्रोजन ने। रिडक्शन करने में मदद करी हाइड्रोजन ने, इसी वजह से यह कहलाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। अब दूसरे तरीके से, अगर यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड नहीं होता तो क्या यह ऑक्सीजन H2 से H2O बन पाता। कहने का मतलब यह कि अगर कॉपर ऑक्साइड ही नहीं होता तो क्या ये अपना ऑक्सीजन इसे दे पाता, नहीं दे पाता। इसका मतलब यह हो गया कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन दिया H2 को, तभी यह H2O बना, यानी कि कॉपर ऑक्साइड की वजह से ही ऑक्सीजन इसे मिला। कॉपर ऑक्साइड की वजह से ही ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गया, H2 को मिल पाया है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो पाया है। किसकी वजह से, कॉपर ऑक्साइड की वजह से। इसीलिए यह कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल है, समझने के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो हम सिंपल कह सकते हैं जो ऑक्सीडेशन हुआ है वही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और जिसका रिडक्शन हुआ है वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लेकिन ऐसा क्यों हो पाया, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगले एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। देखिए H2S प्लस का Cl2, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, हाइड्रोजन यहाँ पर निकल रहा है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया है। जो भी होता है रिएक्टेंट साइड का होता है, यानी कि H2S में से H2 निकल गया। H2 निकल गया यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑक्सीडेशन। Cl2 में से H आ गया, यानी कि हाइड्रोजन आ गया है, तो ये होगी हमारी रिएक्शन रिडक्शन। सिंपल है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को तो पहचानना। अब एक बार और दोबारा से ट्राई करते हैं। देखिए अगर यहाँ पर H2S नहीं होता तो क्या ये अपना कभी भी हाइड्रोजन Cl को दे पाता, नहीं दे पाता। यानी कि H2S की वजह से ही क्लोरीन को H2 मिल पाया, यानी रिडक्शन हो पाया। किसकी वजह से, H2S की वजह से रिडक्शन हो पाया। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एजेंट बन गया ये रिड्यूसिंग का, यानी ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लोरीन की बात करें, अगर यहाँ पर क्लोरीन नहीं होता तो क्या इसे हाइड्रोजन यहाँ पर निकल पाता इसमें से, तो हाइड्रोजन निकल ही नहीं पाता। यानी कि हाइड्रोजन को निकालने में मदद किसने करी, क्लोरीन ने। हाइड्रोजन को निकालने में मदद किसने करी, क्लोरीन ने। तो यह क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरीके से हम बता सकते हैं। बाकी जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वही रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन हुआ है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगले में ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन निकल गया है तो रिडक्शन, ऑक्सीजन ऐड हो गया है तो ऑक्सीडेशन। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहला कोरोजन ऑफ मेटल। देखिए मेटल का कोरोजन, किसी भी मेटल पे कोरोजन हो सकता है, शर्त यह है कि वहाँ पर ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस मौजूद हो। अगर ऑक्सीजन और वाटर वहाँ पर मौजूद है तो मेटल कोरोड हो सकता है। वहीं पर अगर यही कोरोजन आयरन के ऊपर होती है तो हम एक स्पेसिफिक टर्म का नाम देते हैं रस्टिंग। तो रस्टिंग आयरन के लिए यूज़ करी जाती है सिर्फ और सिर्फ। फॉर्मूला दे रखा है, आयरन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और यहाँ पर 2xH2O। तो ये बेसिकली ये होता है हमारा वाटर के क्रिस्टल, जिसे हम क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। बस हमें यहाँ पर यही समझना है कि एक यह रिएक्शन है जिसमें कि यह रस्टिंग का फॉर्मूला है। एक्स कोई भी वैल्यू हो सकती है, जहाँ तक मुझे याद है कि ये 24 के अबाउट होती है। तो एज इट इज़ ये रिएक्शन दे रखी थी बुक में, तो वही मैंने यहाँ पर यूज़ कर ली है। समझना क्या है यहाँ पर कि कोरोजन ऑफ मेटल में ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस होने की वजह से ही कोरोजन होता है। रस्टिंग का सिंपल एक फॉर्मूला है, ये हमारा रस्ट ऑफ आयरन है, तो ये हो गया हमारा रस्टिंग। इसके साथ साथ हमें क्या समझना है वो ये कि ये जो हमारी गिवन रिएक्शन है हमें इसे बचाना है, यानी कि कोरोजन ऑफ मेटल होने से बचाना है। देखिए हम कोरोजन देखा होगा हमने मेटल कॉपर का। कॉपर जब हम नया नया लेके आते हैं तो उसके बाद में होता क्या है कि वो ग्रीन पड़ जाता है। जो हमारा कॉपर का लोटा होता है या हमारा
जग रहता है अगर कॉपर का है तो वो अंदर से ग्रीन हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में उस पर क्या हो जाता है, कोरोजन लग जाता है। इसके साथ साथ हमने एक और पढ़ा होगा आपने एल्यूमिनियम के बारे में, हालांकि ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है और यह हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम नया नया एल्यूमिनियम का बर्तन लेकर आते हैं तो इसमें चमक होती है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है तो इसकी चमक खत्म हो जाती है, लेकिन अंदर का जो सब्सटेंस होता है वह बच जाता है फर्दर रस्टिंग से, फर्दर कोरोजन से। तो यह एल्यूमिनियम के केस में तो ठीक है, लेकिन आयरन के केस में बिल्कुल उल्टा है। आयरन के केस में आयरन जितना मजबूत है वह उसे ऐसे बिल्कुल चूर चूर कर देता है, यानी कि उसका अपनी कोई स्ट्रेंथ ही नहीं रह जाती। तो रस्टिंग बहुत ही खराब है। हमें इसे क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ यह टॉपिक हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम इसे प्रिवेंशन कर सकें। तो प्रिवेंशन को हम जानेंगे चैप्टर नंबर 3 में। बस हम इतना समझ सकते हैं कि आयरन को अगर हमें रस्टिंग होने से रोकना है तो या तो ऑक्सीजन की कमी कर दें या फिर हम वहाँ पर वाटर की कमी कर दें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। एक टर्म हमने पढ़ी होगी गैल्वेनाइजेशन, जिसमें कि हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, या हम इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आने से रोक दें, तब जाकर ये रस्टिंग प्रिवेंट हो जाती है। सो इसे अच्छे से हम समझेंगे आने वाले चैप्टर में। बस इसमें इतना ही हमें जानना था कि कोरोजन ऑफ मेटल में रस्टिंग क्या होती है, आयरन पे रस्टिंग हो रही है, कैसे रोका जा सकता है, इसे हमने पढ़ लिया। पेंट करके रोक सकते हैं हम इसे, गैल्वेनाइजेशन मैंने आपको बता दिया टेक्निक, उस तरीके से हम इसे रोक सकते हैं। क्योंकि रस्टिंग के केस में यहाँ पर होता क्या है, पूरी की पूरी तरीके से वह उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बात करते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो देखिए रेंसिडिटी ऑफ फूड का मतलब क्या होता है कि जब किसी खाने में से अनप्लीजेंट स्मेल आने लग जाती है। अब ये अनप्लीजेंट स्मेल आई क्यों, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाता है उस फूड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। सिंपल एग्जांपल, एप्पल को अगर हम कट कर देते हैं तो थोड़े टाइम के बाद में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हम देखते हैं कि वह उसका कलर फेड हो जाता है और अलग ही उस पर कलर आ जाता है। यह सब क्या है, ऑक्सीडेशन है। हमें क्या करना है, हमें रेंसिडिटी होने से रोकना है अपने फूड को। कुछ मेथड हैं उसके थ्रू हम इसे रोक सकते हैं। सबसे पहला प्रिवेंशन हम रोक सकते हैं बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए आगे शब्द लगा दिया एंटी, यानी कि यह वो सब्सटेंस या केमिकल होंगे जो कि ऑक्सीडेशन को होने से रोकेंगे। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो अनप्लीजेंट स्मेल भी हमारे फूड में नहीं आएगी, यानी कि केमिकल रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। किस तरीके से रोक सकते हैं, तो देखिए दो एंटीऑक्सीडेंट के नाम दे रखे हैं, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। फॉर्मूला हमारे लिए कोई मतलब का नहीं है, सिर्फ हमें नाम समझना है जो कि यहाँ पर दे रखा है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल या फिर ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। दो एंटीऑक्सीडेंट हैं, इसकी मदद से हम अपने फूड को ज़्यादा लंबे समय तक बचा के रख सकते हैं। इसके बाद में दूसरा क्या मेथड है, फिलिंग नाइट्रोजन गैस। चिप्स हम लेके आते हैं मार्केट से तो देखते हैं कि वो बिल्कुल फूला हुआ होता है, तो उसमें क्या कर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है। नाइट्रोजन गैस के फिल होने से वह ऑक्सीजन की जो रिएक्शन की संभावना होती है वो उसे रोक देती है, और जो हमारा उसके अंदर जो चिप्स हैं या जो भी हमारा मटेरियल है वह अधिक समय तक ठीक ठीक रह पाता है। इसके बाद में थर्ड मेथड है रेफ्रिजरेटर। देखिए रेफ्रिजरेटर से होता क्या है, तो यह ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस हो रहा है उसे स्लो डाउन कर देता है, रिटार्ड कर देता है। स्लो डाउन कर देगा तो जो बैक्टीरिया हैं जो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराने में जो मदद कर रहे थे उसकी प्रक्रिया धीरे हो जाएगी, और हमारा जो फूड है वो लॉन्गर टाइम तक सेफ और अच्छी स्मेल के साथ में बना रहेगा। इसके अलावा एयर टाइट कंटेनर, हमने देखा है कि कभी कभी हम सपोज बिस्किट लेकर आते हैं मार्केट से और उसे खुले में रख देते हैं तो वह भी सील जाते हैं, तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल हो जाता है। उसे एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। ठीक उसी तरीके से अवे फ्रॉम लाइट, अगर हम अपने फूड को लाइट की प्रेजेंस से भी दूर रखेंगे तब भी यह स्लो डाउन कर देगा, यानी कि रिटार्ड कर देगा किस प्रोसेस को, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को, और जिसकी वजह से हमारे खाने में अनप्लेजेंट स्मेल जो आ सकती थी पहले वह उसका टाइम ड्यूरेशन जो टाइम है वह बढ़ जाएगा। सो इस तरीके से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, अपने फूड को रेंसिडिटी से रोक सकते हैं। इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। स्टिल इस चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।